भाई को मालूम पड़ा कि दोनों भाई के बीच रिश्ता अच्छा नहीं, और बाद में ये जो दो भाई के बीच जो झगड़ा, बड़ा भाई तो जीत गया और छोटा भाई का कमरे में डूब। प्रधानमंत्री कैबिनेट 3 फेवर 3 अपोज। प्रधानमंत्री को सिद्धांत लेना पर कास्टिंग वोट उनका है, उन्होंने फेवर किया रिलायंस को। एक तरह से कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है हमारा सोर्स था, आपका सोर्स था। हाँ, उन्होंने बताया ब्लो बाय ब्लो, मिनट बाय मिनट। आपका जो प्लेइंग फील्ड है ना वो लेवल नहीं है। ये पूंजीवाद आपका दोस्तों के लिए, भाई भतीजा के लिए है। भारतवर्ष का जो अर्थव्यवस्था का कमियां यही है। मैं अकेला नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का जो वकील है 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। सवाल किया था हिंडनबर्ग ने अडानी जी को, 84 नंबर सवाल में मेरा था, यू सबनी एंटी नेशनल क्या? अडानी इक्वल्स इंडिया? पेगासस एक इजरायली संस्था है NSO ग्रुप, इन्होंने बनाया। ये विश्व का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है। सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है परंजॉय गुहा ठाकुरता। ये एक ऐसे शख्स है, या एक मैं कहूंगा सिर्फ एक ऐसे शख्स है इंडिया में जिन पे अदानी और उनके लॉयर्स ने डिफॉर्मेशन का केस किया है इंडिया। इसी के साथ साथ जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इंडिया के जर्नलिस्ट में सिर्फ इनको साइट किया है, सिर्फ इनकी जो फाइंडिंग्स है उनको रिपोर्ट किया है। और इन्होंने इसी के साथ साथ यहाँ 12 म्यूजिक वीडियोस बनाई है, 10 बुक्स इन्होंने खुद ने ऑथर या को ऑथर की है, और साथ साथ में और भी ऐसे 30 बुक्स है जो पब्लिश की है। इनके साथ जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें ये भी पता चलेगा कि जो 2G का जो केस का जो PIL फाइल हुआ था उसमें सब लोगों में ये भी इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, जो इन्होंने PIL में अपना फाइलिंग किया है कोर्ट में। साथ ही साथ में 2018 में जो पेगासस सॉफ्टवेयर आया था उसमें इनके मोबाइल पे भी अटैक हुआ था कि इनकी सारी इंफॉर्मेशन को स्पाई किया जाए। तो इनके मोबाइल को जब फोरेंसिक में भेजा गया तो पता चला कि उस मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर था। सो हाय परंजय सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? सागर मंत्री, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपने बुलाया, आपका ये पॉडकास्ट पे बुलाया। शुरू करने के पहले, ये मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक, भारतवर्ष में 145 करोड़ के आसपास नागरिक, मैं अकेला नागरिक हूँ। मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का जो वकील है 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। 5 गुजरात में है, 1 राजस्थान में है, 1 दिल्ली में। एक चीज और आपने बताना भूल गया, मैं 3 भाषा में काम करता हूँ। मेरा मातृभाषा है बांग्ला, मैं अंग्रेजी में काम करता हूँ, और आपके साथ मेरा कमजोर हिंदी तीसरी भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद में लगातार 19 साल पढ़ाया, और IIM कलकत्ता, IIM शिलोंग, ये 2 जगह में और अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाया। और किस विषय के ऊपर? मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, लोक माध्यम, गण माध्यम, इसका राजनीति, इसकी अर्थशास्त्र, इसका नैतिकता, इसका तकनीकी, ये सारे विषय के ऊपर मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं इतना बताऊं तुम्हारा दर्शक के लिए कि भारतवर्ष का राजनीति, भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था और भारतवर्ष का जो लोक माध्यम है, इस सब्जेक्ट की मैं स्टूडेंट हूँ, शिक्षक। मैं तो कहूँगा मास्टर। अरे नहीं। ओके सर, सो राइट, आप इतने साल से इस IIM में आप एज अ टीचर इन लोग बच्चों को विजिटिंग फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, आई हैव रेड अबाउट इट। साथ ही साथ सर, आप पे ये जो इंडिया के इतने जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है, जो इतने बिजनेसेस है जो आप पे अटैक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका? अटैक? आप कह रहे हैं अटैक? हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। करेक्ट। मैं 48 साल से ज्यादा पत्रकारिता कर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था। मेरा आखिरी 2 साल
में अंडर ग्रेजुएट सेंट स्टीफेंस कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स। फिर हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल पढ़ा। वो 2 साल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के और आपातकालीन थे। उस समय मैं पत्रकार हूँ और आज भी मैं पत्रकार हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ ना, कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है आप बता दिया मैं आपने मेरे को एक हीरो बना दिया, नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस इतना ही। एक पत्रकार का काम क्या है? जो भी सत्य में, वो राजनेता हो सकते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, या कोई बड़ा कोई मिलिट्री ऑफिसर है, या भाई सरकारी ऑफिसर है, या कोई अपराधी है। एक पत्रकार का काम है उनसे सवाल करना, कठिन सवाल करना। अब जो आपने जो बुक लिखी थी, मैं जिसका मैं आपसे ज्यादा इंटरव्यू करना चाहता था, वो है गैस वॉर्स। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो ये स्टार्ट हुआ, नीरू भाई जी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, मुकेश अंबानी आए, तो ये जो स्टार्ट हुआ फैमिली का फ्यूड, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहला बात है कि ये जो किताब, इसका पूरा जो टाइटल है गैस वॉर्स, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज। ये मैंने खुद प्रकाश किया था, सेल्फ पब्लिश्ड। कब किया था? मार्च 2014। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं आए थे। ये जो विवाद चल रहे थे काफी साल से चल रहे थे, और धीरू भाई अंबानी देहांत हो जाए, मृत्यु के बाद उन्होंने विल ली कि इतना बड़ा उनका कॉर्पोरेट साम्राज्य है, बड़ा भाई को कितना, उसका बड़ा बेटा को कितना मिलेगा, मुकेश जी को, और छोटा भाई को क्या मिलेगा, ये उन्होंने नहीं बताया। तो मेरा जो किताब है, मेरा कहना ये है कि ये 2 भाई के बीच जो झगड़ा हुई थी, और जबरदस्त झगड़ा हुई थी, सबके सामने हुई थी, मीडिया के सामने हुई थी, सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ कह रहे थे, इसके कारण थे। मगर मेरा जो सोच है, मेरी जो समझ है कि इसका कारण सिर्फ टीना जी और नीता जी के बीच दोस्ती अच्छा नहीं था, ये कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मेरा कहना था कि बंगाल का घाटी, बे ऑफ बंगाल, समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस है, ये दोनों भाई चाह रहे थे इसका नियंत्रण कर, इसका प्राइसिंग क्या होगा, दाम कितना होगा, कौन लेगा, कैसे लेगा, इसी के ऊपर झगड़ा। ये मेरा किताब में मेरा सोच है कि यही असली कारण है कि दोनों भाई के बीच जो झगड़ा हुआ, इसी कारण से हुआ। दोनों चाह रहे थे कि ये जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, ये नियंत्रण कंट्रोल करेंगे, ये हम फायदा। क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, ये जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये किसी का बाप का संपत्ति नहीं है। आपका संपत्ति है, मेरा संपत्ति है, मेरा बेटा का, और उनका, मेरा पोता नहीं है, मगर उनका भी संपत्ति होगा। ये है प्राकृतिक संसाधन, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, और इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसे नहीं है कि एक घराने का कुछ बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, ये देश की संपत्ति, अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। तो ये है हमारा किताब का विषय, और इसमें बहुत सारी कहानी है। जैसे अभी एक जैसे पॉइंट जो आपने मुझे कहा कि धीरू भाई ने बिल नहीं बनाया, आपको तो मालूम ही होगा कि जुलाई 2002 में धीरू भाई की मौत हुई। उससे 2 महीने पहले ही उन्होंने मर्जर किया था अपनी 2 बड़ी कंपनियों का, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल। तो वो मतलब चाहते ही नहीं होंगे कि ये कभी बटे, ये कंपनी। मैं समझता हूँ उसी समय, उनको देहांत होने के पहले उनका स्ट्रोक हुई थी, और उस समय धीरू भाई को मालूम पड़ा कि दोनों भाई के बीच रिश्ता अच्छा नहीं, और बाद में ये जो 2 भाई के बीच जो झगड़ा हो, बड़ा भाई तो जीत गया और छोटा भाई का कंपनी डूब गया। वो उनके कोकिला बहन जी को सब सारे जो विवाद थे उसका समाधान उन्हीं के ऊपर हो गया, और उसको मदद किया बहुत सारे लोग, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का जो
कामत जी और भी लोग थे, मगर मेरा ख्याल है कि धीरू भाई अंबानी विल नहीं रखा था कि उनको मालूम था कि मेरा दो बेटा के बीच हम इन झगड़ा का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने विल दिए। जो शुरुआत हुई इस झगड़े की, वो अराउंड 1985 में जब दुबई जी जिंदा थे, तभी से ही होनी चालू हो गई। मगर जैसे अभी आपको कहा, धीरू भाई जी का स्ट्रोक हो गया। एक सार्वजनिक मंच से मुकेश जी ने तय किया ओनरशिप इश्यूज, बस इतना ही था, तभी लोगों को मालूम पड़ गया। उसके बाद तो एक के बाद एक, तू मैं पलटा, ये आप क्या वो क्या, सब अंदर का कहानी एक के बाद एक मीडिया में आ गई। कौन सी ईयर की बात है? मैं कह रहा हूँ धीरू भाई देहांत के थोड़े दिन बाद ही ये सारी चीज सार्वजनिक। और जो 1990s में जो जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, काफी वो पुराना कहानी है, वो 80s का बात है। हाँ, वो अलग बात है। 85 वो जब जिस समय रामनाथ गोयनका जी जिंदा थे, लोग कहते थे नस्ली वाडिया का हाथ था। हाँ, कौन लिखा था? अरुण शोरी जी, बाद में केंद्रीय मंत्री बना वाजपेयी जी का सरकार में। और गुरुमूर्ति जो स्वामीनाथन गुरुमूर्ति जी, जो आज भारतीय रिजर्व बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा हस्ती है, लोग कहते हैं मोदी जी का घनिष्ठ एक सलाहकार है, इन लोग थे इनके पीछे। वो तो हम जो कह रहे हैं 80 का दशक में, 86, 87, 88 उस समय थे। हाँ। उसके बाद वीपी सिंह के समय में तो बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था। वीपी सिंह राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1989 तक, फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बना, फिर चंद्रशेखर बना, फिर राजीव गांधी का हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुई थी, फिर सी पेरुम्बलूर में, उसके बाद नरसिंह राव का सरकार। तो बहुत कुछ हो गया। और हम जब जिस समय की बात कर रहे हैं, ये जब गैस के बाद जब करें, ये है उस समय मनमोहन सिंह का सॉरी नरसिंह राव का सरकार नहीं खत्म। और आपको याद है उस समय एक गठबंधन राजनीति के युग से आते, बहुत हलचल। मई 1996 में भारत के इतिहास में पहला बार 3 व्यक्ति एक महीना में प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव 13 दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर देवेगौड़ा, HD हरादनहल्ली देवेगौड़ा, देवेगौड़ा। उसके बाद आप जानते हैं कहानी, गौड़ा जी का सरकार, देवेगौड़ा जी का सरकार ज्यादा समय नहीं बिताया, इंद्र कुमार गुजराल जी का सरकार आया, फिर वाजपेयी जी का सरकार आया, फिर 13 महीना चला। और बहुत आश्चर्य है भारतवर्ष के इतिहास, एक वोट के लिए नो कॉन्फिडेंस वोट अटल बिहारी वाजपेयी, रेजिग्नेशन लोकसभा से, फिर कारगिल का युग आया, फिर अटल बिहारी जी दो, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद में शपथ लिया। फिर भी और भी आश्चर्य बात है, चुनाव का कुछ महीना पहले उन्होंने चुनाव बुलाए, इंडिया शाइनिंग, भारत उदय, और अटल बिहारी जी का सरकार गिर गया। सब लोग कह रहे कि सोनिया गांधी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं, मनमोहन सिंह ना। उसके बाद लगातार 10 साल एक गठबंधन सरकार, यूपीए सरकार चला। तो ये सारे आप बैकग्राउंड में राजनीतिक हलचल में अगर आप देखेंगे, धीरू भाई अंबानी का देहांत के बाद 2 भाई का झगड़ा और ये झगड़ा चला, और एक तरह से मैं समझता हूँ ये झगड़ा अभी भी चल। ऑल दो छोटा भाई की हालत बहुत खराब है। फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, पूंजीपति का घर में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पहुंच गया, आयकर विभाग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, अनिल अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी भी विवाद में है, अलग अलग कारण के लिए। एक तो वंतारा का केस है, वो अलग बात है, मगर जो
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ना, इनके अमेरिका में हेड है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का बेटा ध्रुव जयशंकर। उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ये कहानी बहुत जटिल है और सारे ये क्यों हो रहे, कारण क्या है, और ये दो बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी, इन लोग के बीच रिश्ता क्या है, इस सवाल का हमें जवाब नहीं है। सागर, तुम्हें मजेदार और एक रोचक बात कहना चाहता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहे, चुनाव प्रचार हो रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तेलंगाना में एक सार्वजनिक मंच पे एक रैली में बात की और सब लोग आश्चर्य हो गए थे। मोदी जी ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ कि वो सुबह उठ के मंत्र जप करते हैं, अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी। तो बोले क्या हो गया? और फिर मोदी जी ने एक बात कहा, बोला कि टेम्पो भर के कैश चला जाता है इनके घर में। ये भी लोग आश्चर्य हो गए। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मंच से ऐसे आरोप लगा रहे। फिर चुनाव प्रचार चला, उसके बाद जो हुआ 2024 में लोकसभा चुनाव अलग बात। बाद में एक वकील साहब ने हमारे लोक आयुक्त के पास पूछा, बोला देखिए ये बहुत गंभीर आरोप है, प्रधानमंत्री ने किया, आप इसका जांच कीजिए। लोकपाल, नॉट लोक आयुक्त, लोकपाल खानविलकर जी, मेरे को जितना याद है खानविलकर जी थे लोकपाल। बोला आप इसका जांच कीजिए, उन्होंने नहीं किया। बोला हाँ, चुनाव प्रचार के समय बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर इस तरह से बात भी हमारे देश में हुई। और देखिए, जो राजनीति में रहते हैं, जो राजनेता है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ एक संपर्क रहता है। ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, विश्व में बहुत सारे देशों में। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, घनश्याम दास बिरला जी के घर, उन्हीं का घर में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे उनको हत्या किया था, उन्हीं के घर में। तो गांधी जी भी उन्होंने कहा था, क्यों वो बिरला जी के घर पे रहा। बिरला जी हमारे स्वाधीनता का जो संग्राम को मदद किया। आप भूलिए मत कि कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, उस सबके सामने किया। जमनालाल बजाज जी, कस्तूरभाई लाल भाई जी। तो ये नया नहीं, टाटा, बिरला, मफतलाल, इन सब का जो भी सत्य में है, इसका स्वरूप, इसका चेहरा बदलता रहता, मगर वो संपर्क। और इसके पीछे क्यों? क्योंकि हमारी चुनाव व्यवस्था ऐसा है। कहां से पैसा आता है? आप जो दिखाते हैं आपका खाता में, उसे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है चुनाव प्रचार के लिए। राजनीतिक जो दल है, सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बैनर पोस्टर सबके लिए। तो ये पैसा कौन देते हैं? यही से तो शुरू होते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार तो यही से शुरू होता है। और इसके एक छोटा सा हिस्सा, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, पहला बार हमें मालूम पड़ा ये व्यक्ति इतना पैसा इस दिन ऐसे इन राजनीतिक दल को दिया। और आप यू कुड कनेक्ट द डॉट्स, आपको मालूम पड़ा कौन किसको मिला, ठेका मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो हाँ, मगर अंबानी जी के बारे में है, हम वापस आ रहे हैं अंबानी जी के। ये कहानी तो अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तक चल रहे। और जो कृष्णा गोदावरी घाटी में जो गैस के वो जो विवाद आज भी चल रहे हैं। 100%। ये जो मेन जो आप देखोगे इनका, तो मेन ये था कि जो मुकेश अंबानी को धीरूभाई जी ने ज्यादा पावर दी थी अनिल अंबानी से। चेयरमैन उसको पहले बनाया। मैं एक आपके साथ एक सहमत नहीं। धीरूभाई अंबानी कुछ नहीं, बाद में ऐसा
जैसे देखिए, एक एक करके कंपनी हाँ। जो छोटा भाई अनिल भाई चला रहे थे, उसका हालत खराब हो गया। जो बिजली वितरण करना, जैसे मुंबई शहर में BSES, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिसिटी, वो तो एक समय अनिल अंबानी जी का कंपनी चलाते, आज वो अडानी जी को बेचना पड़ा। उसका जो टेलीकॉम कंपनी था वो मुकेश जी के पास चला गया, जियो हो गया, जियो प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे कारण है, ये बहुत लंबा कहानी है कि छोटा भाई जिस तरह से कोशिश किया था आगे बढ़ने के लिए, वो नहीं कर पाया। अब भूलिए मत, अनिल भाई को भी सजा मिली और उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट को बोला ये पैसे दे दो, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये एक टेलीकॉम कंपनी के साथ विवाद हुई थी। उस समय मुकेश भाई ने छोटा भाई को मदद किया। 600 करोड़ भी है। ये बात है, ये फैक्ट है, ये भी आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सेबी ने अनिल अंबानी जी के साथ जो बड़े सारे जो कंपनीज है, इसको बोला आप शेयर बाजार में धंधा नहीं कर पाए। ये भी आप भूलिए मत, कुछ साल पहले लंदन में एक कोर्ट में एक विवाद चल रहे थे। 3 चीनी बैंक, वो कर्ज दिया था अनिल धीरूभाई अंबानी जी का ग्रुप, वो पैसा वापस नहीं मिला, लंदन में चला गया। तो अनिल जी को जाना पड़ा, जज साहब बुलाया उनको, और फिर वो केस, उनका वकील बोला माय क्लाइंट इज बैंकरप्ट, उनका पैसा ही नहीं है, उनका बैंक में शून्य पैसा है। तो जज साहब उनसे पूछा नहीं, ये अगर सचमुच है तो आप ऐसे हवाई जहाज में कैसे आए हैं, प्राइवेट प्लेन में, ऐसा एक बड़े 5 सितारा होटल में कैसे रह रहे हैं? तो अनिल धीरूभाई अंबानी जी का, अनिल जी का जो वकील और अनिल जी का, ये मेरा पैसा नहीं है। लोग पूछे किसका पैसा है, तो उन्होंने बेटा का, मेरा बीवी का पैसा है। बीवी का पैसा। उन्होंने कहा कोर्ट में, ये वाइफ का है। यही बात है। अभी जो टीना अंबानी की है, ये जब उनकी शादी होनी थी, धीरूभाई अंबानी ने अपोज किया था कि हमें इसकी शादी नहीं करवानी है, या बीच में आया था, ये आपकी बुक में भी शायद मेंशन है। बहुत कुछ है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपको जो आपकी बात सुन रहे हैं, आपको जो श्रोता है, आपको जो दर्शक है, वो किताब पढ़ी। ये 2014 में हमने प्रकाश किया था। ये हिंदी में भी है और मराठी में भी है, पढ़ सकते हैं। मगर देखिए, ये सबको मालूम है। अनिल जी की शादी के पहले टीना जी राजेश खन्ना जी के साथ रहते थे, ये सबको मालूम है। ये नहीं, ये भी सबको मालूम है कि धीरूभाई अंबानी जी नहीं चाह रहे थे, नहीं चाहते थे ये शादी, मगर अनिल बोला नहीं, मैं शादी करूंगा। किया उन्होंने। उससे पहले क्या क्या हुआ, ये तो एक फिल्म बन सकते हैं सर। वो मैं जानना चाहूंगा, डिस्कशन करना है। लोग कहते हैं कि एक फिल्म बना जो आपका जो मणिरत्नम जी प्रोड्यूस किया, गुरु। वो लोग कहते हैं ये धीरूभाई अंबानी के ऊपर एक केस भी हो गया था, मानहानि का केस, तो डिफेमेशन केस किया गया। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब कौन बनाएगा ये फिल्म? लोगों को हिम्मत नहीं आज कौन हिम्मत नहीं, क्यों? आज मुकेश भाई तो बॉलीवुड के सबसे बड़ा नियंत्रण करते हैं, कौन बोलिए ना? अजय बिजली, या अजय बिजली के साथ मुकेश भाई, रिलायंस एजुकेशन। कौन बॉलीवुड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कौन सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है? मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब सबको मालूम है। तो कौन बनाएगा ये फिल्म? मैं आपको सच बोलूं, ये गैस वॉर्स के ऊपर, ये जब झगड़ा चल रहे थे, छोटा भाई खराब कर रहे थे और बड़ा भाई अच्छा आगे बढ़ रहे थे, ध्रुव राठी एक पॉडकास्ट किया था, एक वीडियो बनाया, गैस वॉर्स देखी होगी। तो वो वीडियो में उन्होंने किताब का कवर दिखाया, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, और बहुत सारी चीज, वो आधा घंटा का वीडियो में बहुत। आपका इंटरव्यू किया था वो वीडियो करने से नहीं, इंटरव्यू नहीं किया था, मगर किताब में जो लिखा है ये सब बताया। और मैंने कह रहा हूँ हमारा बौद्धिक संपत्ति का उल्लंघन उन्होंने किया। ये रिस्पेक्टेड एवरीथिंग, कॉपीराइट का बात नहीं, बोला कि ये अमेज़न लिंक में आप किताब खरीद सकते हैं, मेरा तस्वीर दिखाया, और किताब में जो जो लिखा हुआ
सब लिखा। उसके बाद अचानक दोबारा 2014 के बाद आपका 10 साल के बाद फिर किताब का सेल बढ़ गया। हाँ, एक जाने माने प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के, हाँ, हमारे साथ सब मैं नाम नहीं जान मैं उनसे मिला, मैं बेटी भी आए थे उनके, सब मेरा था। तो बोला कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब आप नहीं बनाएंगे? बोला नहीं हम बनाएंगे, हम इसको काल्पनिक कर देंगे, we will fictionalize it। एकदम लिखा हो, no character in this film has any resemblance to any person dead or alive and any resemblance if any is coincidental ऐसे। हाँ, तो मैंने बोला सर आप नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। बोला नहीं नहीं हम बनाएंगे। हाँ, और मैंने बोला मेरे लिए क्या है? बोला हाँ हमारे साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इतना पैसा इतना पैसा। वो बात का बात है, ये अभी और आपको ऐसा लग रहा है बन सकती है ये मूवी? नहीं बने। ये भाई साहब हमसे मिला 8 महीना पहले, लेकिन कुछ और अभी तक आगे नहीं। तो ठीक है उन्होंने शायद किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला, हाँ, पता नहीं, हमारे साथ तो उन्होंने संपर्क नहीं किया। मैं 1-2 बार कोशिश किया उनके साथ संपर्क करने के लिए, हाँ, मगर उन्होंने संपर्क नहीं किया। तो पता नहीं बनेगा कि नहीं। आप बनाइए ना, आपका काम नहीं ना, मैं पॉडकास्ट बना सकता। अरे पॉडकास्ट क्या, आप करोड़ों रुपया खर्चा करके फिल्म बनाइए ना। हाँ, हाँ, ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये किताब में हाँ, हर चीज हाँ, फैक्ट, वास्तव, ये सूचना एकदम, मगर इसको अगर काल्पनिक बना देंगे तो बहुत कुछ आ हाँ, तो जाएगा। ये स्टोरी मेरा काम है। कुछ गाना डाल दीजिए, कुछ नाच आ जाएगा, कुछ क्या कहते हैं ट्रेजेडी, एंटरटेनमेंट वाला। ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, हाँ, सेक्स भी है, वायलेंस भी है, सब कुछ है सर इसमें, ये कहानी में। हाँ। नहीं, शायद ही पॉडकास्ट वायरल हो जाए, लोग शायद कोई उठा ले मूवी बनाने के मैं लिए। एक चीज और आपको कहना कहानी अच्छे से बताइए, कहानी को कोई भी उठा लेगा। 2014 में फरवरी मार्च में किताब जब प्रकाश किया, उसके एक नया संस्करण एडिशन हमने पढ़ा, तो उससे पहले बहुत कुछ हुआ। अचानक बड़ा भाई का कंपनी और छोटा भाई का कंपनी, मैं और मेरा सहलेखक और मेरा साथ जो काम किया, इंक्लूडिंग वन यंग लेडी हु फॉरवर्डेड द इनविटेशन टू द बुक लॉन्च, इनके खिलाफ वकील का चिट्ठी। नोटिस आ हाँ, हमने बॉम्बे में, मुंबई में प्रेस क्लब में एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू नहीं, एक डिस्कशन हुई थी, मनीशंकर आयर भी उसमें थे, बहुत सारे लोग थे, एकदम बहुत पैक्ड था हॉल। मगर उस समय रिलायंस के लोग कह रहे थे ये तो किताबी नहीं है, ये एक पैम्फलेट है। ठीक है, कोई बात नहीं, 500 पन्ने का पैम्फलेट है। बात जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ वकील का चिट्ठी है। मेरे पास ऐसे 4 प्रेम पत्र आए, अदालत ने नहीं दिया हमें। क्यों? Why did the Ambanis not take me to court? अगर सचमुच में किसी का मानहानि किया, लेकिन सर केस करना क्या बड़ी बात है? केस तो कर ही सकते, चाहे हार जाए जीत जाए। वो अडानी जी के बाद हाँ, बहुत साथ केस किया मेरे खिलाफ। हाँ, मेरा कहना और कुछ है, अंबानी जी क्यों अदालत में मेरे को नहीं लेता? शायद आप और प्रमोट हो जाते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, ये एक आपको अभी बताएंगे, स्ट्राइसेंट इफेक्ट कहते हैं, हाँ। ये अद्भुत चीज है। नहीं, मेरा कहना है कि किताब में जो भी लिखा है एक तरफा नहीं। अंबानी जी का जो कहना है वो भी मैंने लिखा, उनके खिलाफ जो कह रहे थे वो भी मैंने लिखा। मैं कोशिश की एक बैलेंस, एक संतुलन लाने की। ये हमारे जो पाठक है वही बताएंगे कि सचमुच संतुलन है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है इसीलिए शायद उन्होंने अदालत नहीं कि उसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं मिलेगा। और स्ट्राइसेंट इफेक्ट का सचमुच मैं बताना चाहता, जब लॉन्च हुई थी हॉल भरा हुआ था, मुंबई प्रेस क्लब में बहुत लोग आए थे, मीडिया में कोई लिखने के लिए तैयार नहीं था, लिखने को तैयार नहीं था। 1-2 जगह में थोड़ा बहुत छोटा मोटा लेख आया है। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जब मणिशंकर आयर ने
टिप्पणी किया कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस शुड बी रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री फॉर रिलायंस अफेयर्स। इन्होंने पब्लिकली कहा। हाँ, आज भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, वो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। हाँ, कोई शायद एक कारण होगा रिपोर्ट नहीं किया, हमें तो मालूम नहीं है। ये सब हमारे किताब में सब लिखा हुआ है, सेकंड जो रिवाइज्ड एडिशन में। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि स्ट्राइसेंड इफेक्ट क्या है। हॉलीवुड की एक बहुत जाने माने एक अभिनेत्री, सिंगर, गायक बारबरा स्ट्राइसेंड, ये काफी साल पहले, उस समय ड्रोन्स नहीं थे, एक फोटोग्राफर, वो बहुत पर्यावरण के लिए बहुत सोच रहे थे, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर हायर किया। हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टार हैं उनकी घर का तस्वीर है। उनको कहना था कि जो कोस्टल जोन है, जिस समुद्र के तट के जो कानून है, जो नियम है, इसका उल्लंघन ये हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने किया, सेलिब्रिटीज ने किया। कोस्टल जोन रेगुलेशन और सबके घर का ऐसा पिक्चर लेके अपना वेबसाइट में डाल, फिर कहानी सुन। सब लोग एकदम चुप था। सिर्फ बारबरा स्ट्राइसेंड के वकील उनके खिलाफ एक केस कि आप मेरा निजता का उल्लंघन किया, यू हैव इन्वेडेड माय प्राइवेसी, बिना अनुमति लेके मैं घर का हमारा तस्वीर आपने खींचा। तो मजेदार बात यह है कि बहुत कम लोगों से तस्वीर देखा था। केस आने के बाद सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग वही पिक्चर देखते। तो एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है जो आज इसका एक लीगल टर्म नहीं, एक टर्म हो गया कि द स्ट्राइसेंड। तो मेरा भी वही हुआ। तो आप जब कारण दिखाओ नोटिस, हमें लीगल नोटिस भेजा, आप हमारा बुक लॉन्च के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। जब हम हमारे खिलाफ वकील का चिट्ठी भेजा, सारे लोग रिपोर्ट किए। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज में डाल दिया इसका। फ्री मार्केटिंग हो गया। मगर सागर, ये कहानी अभी भी चल रहा है। यस, और इसी से मैं आपके अंदर जो आपने कहानी इसमें जो मेंशन की कि धीरूभाई ने ये शादी रोकने के लिए इनके साथ एक ईडी की रेड करवाई थी टीना मोनिन पे। ईडी या इनकम टैक्स, ईडी थी। देखिए लोग कहते हैं, हाँ एक भाई साहब थे संदीप टंडन जी, हाँ वो बाद में सलाहकार बन गया रिलायंस ग्रुप में। उनकी बीबी अनु टंडन जी बाद में समाजवादी पार्टी का एक सांसद बने, एमपी, लोकसभा एमपी। लोग ऐसे कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी ये सब करा है, हमारे पास सबूत नहीं है कुछ। ये गॉसिप है, षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मगर ये सच है कि संदीप जी देहांत है, वो है नहीं हमारे साथ। उन्होंने कुछ समय रिलायंस ग्रुप के लिए कुछ काम किया, मतलब ये भी ज्वाइन और अनुजी भी रिलायंस ग्रुप के साथ उनका एक घनिष्ठ संपर्क है। इसको गुस्सा नहीं आया अनिल अंबानी जी को मुकेश के खिलाफ? ये सवाल है अनिल जी से नहीं, क्योंकि हमारे सारे सवाल के जवाब मेरा पास थोड़े है। नहीं, सही बात नहीं। आपकी बुक में जो मैंने पढ़ी थी थोड़ी, उसमें ये स्टोरी है कि अनिल अंबानी ने फिर धीरूभाई अंबानी को धमकी दी कि अगर आप ये नहीं रुकवाओगे ईडी की रेट तो मैं घर छोड़ता। राइट, ये वास्तव है या काल्पनिक है? ये मैं उनकी बात तो हमें मैं तो उस समय उनके सामने नहीं था। हाँ, तो आप एक काल्पनिक एक फिल्म बनाए, उसमें कुछ भी डाल सकते। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, हाँ, फैक्ट क्या है और गॉसिप क्या है हमें मालूम ओके, है। पर मैं अकेला नहीं, बहुत लोग ऐसा लिखा है लिखा कि धीरूभाई अंबानी बोला कि तुम टीना जी को शादी मत करो, अनिल जी बोला नहीं मैं शादी करूंगा, फिर शादी हो गया। नहीं तो फैक्ट खाली जो इस मैटर में जो फैक्ट की बात करें तो ये है कि जिस ऑफिसर ने ईडी की रेड की थी टीना मोनिन पे, उसी को रिलायंस ने 1994 में हायर किया एज अ कंसल्टेंट टू द कंपनी। Right. हाँ, No dispute. नो डिस्प्यूट, दिस इज अ फैक्ट। also obviously आप बात एक है, बार और चेक करें।
नहीं, मैं ये चेक किया है मैंने, बस- इसीलिए मैं बस आपने post कर रहा हूँ। आपने अगर ये वो मत verified है। किया बस ठीक है। हाँ, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि उन्होंने ऐसा किया था। तो डेफिनेटली अगर आप अपने घर पे ही ऐसा करोगे तो कोई भी तो गुस्सा होगा ही आपसे। भाई अगर अपना भाई ऐसा करे तो मेरे ख्याल से ये दिलभाई जी थे तभी, या शायद पहले से थे, पता नहीं मुझे क्या है, बट तभी ये सेम चीज हुई थी। तो इसी के बाद जब 2002 में उनकी डेथ हुई है, तब से जो मेजर इनके डिस्प्यूट्स है वो चालू होने लगे हैं, जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा, और शायद गुरु राधे जी की वीडियो में भी ये चीज मैंने देखी कि मुकेश अंबानी के हाथ में पावर थी, उसको चेयरमैन था, और मुकेश अंबानी ने एक रूल भी लेके आया था अभी कि चेयरमैन के अंडर वाइस चेयरमैन होंगे, और सारी जो फाइनेंशियल पावर्स थी कंपनी की वो दे दी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से ले ली। देखिए वो बड़ा भाई था, वो हाँ। बड़ा भाई है। हम्म, अब ये सब इतिहास हो गया जी। मुकेश अंबानी आगे बढ़ गया, अनिल अंबानी पीछे चला गया। मैंने राफेल का जो, उसके ऊपर भी मेरा एक किताब है, वो हिंदी में उसका टाइटल है सफेद झूठ, और अंग्रेजी में इसका टाइटल है फ्लाइंग लाइज, राफेल डील, जो लड़ाकू विमान जो फ्रांस से हम लोग खरीदा था, हाँ। इसके सब टाइटल थे। और आपका जो दर्शक अगर खरीदने चाहते हैं, ये हार्ड बाउंड पेपर बैक, ये मराठी में भी है, हिंदी में भी है। सब टाइटल है द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल। तो ये भी कंपनी जो था, ये भी डूब गया एक तरह से। और दसॉल्ट एविएशन फ्रांस का जो है, उन्होंने ये कंपनी नियंत्रण कर रहे एक तरह से। तो जो बड़े बड़े कंपनीज थे अनिल अंबानी जी के अंदर, उनके घराने के अंदर, आगे नहीं बढ़ पा, मगर जियो तो एक तरह से भारतवर्ष का पूरा डिजिटल स्पेस में एक तरह सा डोमिनेंट प्लेयर है। पेट्रोकेमिकल में भी अभी जो चल रहा है उसका एक तरह से मोनोपोली है, 90-95% सारे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, इसके रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स वही रिलायंस बनाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का रिफाइनरी जामनगर में, जो आजकल बहुत विवाद में आए थे, आपको याद है? ट्रम्प और मोदी के बीच जो झगड़ा हुई थी कि हाँ, कि आपने कच्चे तेल रशिया से ला रहे हैं, आप यहाँ आपको इसको रिफाइन करके आप पेट्रोल, डीजल, रसोई के गैस, एविएशन फ्यूल बनाते। अलग बात है कि ये अमेरिका में जा रहे हैं वापस, मगर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके बड़े बड़े जो मंत्री हैं और जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने साफ कहा कि भारतवर्ष ने यूक्रेन का युद्ध को मदद कर रहे हैं, भारतवर्ष कच्चे तेल खरीद रहे हैं रूस से, वॉर प्रॉफिट, इसीलिए यूक्रेन में रूस ने लोगों को मारा है। लोग ये नहीं बताते हैं कि चीन भारतवर्ष से ज्यादा कच्चे तेल रूस से खरीदते हैं, ये नहीं बताते हैं कि यूरोप ज्यादा खरीद रहे हैं, यूरोप भी खरीद रहे हैं, सब चीन खरीद रहे ज्यादा, यूरोप में गैस, अमेरिका भी खुद वॉर प्रॉफिटिंग कर रहा है। और मैं क्या बताऊं तुम्हें सागर मंत्री, ये जो जामनगर में कच्चे तेल आते हैं, इसको रिफाइन करने के बाद कौन खरीदते हैं सबसे ज्यादा? अमेरिका। तो आप एक तरह से सैंक्शन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो एक जबरदस्त विवाद चल रहे हैं। आपको टैरिफ डाल दिया, 25% टैरिफ डाल दिया ट्रम्प ने, क्यों? सर, इस विषय के ऊपर भी मैंने एक लेख लिखा है, न्यू दिल्ली पोस्ट में आए हैं, कि ये 3 व्यक्ति, ट्रम्प, पुतिन और मुकेश अंबानी, इन तीनों के बीच क्या संपर्क है, कैसे इन तीनों एक तरह से मिल गया एक साथ ये विवाद के अंदर। तो आपका दर्शक पढ़ सकते हैं ये लेख। हम कोशिश किया सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसा हुआ। जो ये केस दूसरा चालू हुआ रिलायंस पे, मतलब 2 पहले क्वेश्चन है। फर्स्ट मेरा पार्ट है कि जो केजी बेसिन में जो इन लोगों का झगड़ा चालू हुआ था, रिलायंस ने पहले अग्रीमेंट किया था अनिल अंबानी से कि मैं आपको एक प्राइस पे गैस दूंगा, तो वो वापस क्यों गए उस प्राइस से, और वो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो भी किया। और सेकंड फिर ये जो केस दूसरा है कि ओएनजीसी बोल रहा है कि तुमने चोरी किया है तेल हमसे, ये दूसरा केस क्या है?
ये बहुत जटिल कहानी है और इसका सीधा और सरल सवाल हमारे पास नहीं है। ये मेरा किताब का भी एक बड़ा हिस्सा है। गैस फोर्स में है। गैस वर्ड। और कब ये 11 साल पहले ये किताब हमने प्रकाश किया, सारे 11 साल पहले, 12 साल होने वाले हैं। हाँ। और ये जो विवाद भी है, जो डिस्प्यूट है, 10 साल से ज्यादा चल रहे हैं। विवाद क्या है कि 2009 और 2013 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चोरी किया गैस, जो गैस का मालिकाना ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। आजकल हम लोग वोट चोरी के बात बहुत कर रहे हैं, राहुल गांधी। वो गैस चोरी का कहानी बहुत पुराने है। और देखिए, ये छोटा मोटा बात नहीं है। आरोप क्या? आरोप ये है कि एक कंसोर्शियम, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड, 60% ओनर, कुछ हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम की, और एक है कनाडा का एक और कंपनी निको रिसोर्सेज, नाइको या निको रिसोर्सेज, उसका 10% है। 60-30-10। आरोप यह है कि ये सब मिलके 2.8 अरब डॉलर, 2.8 बिलियन US डॉलर, ये छोटा मोटा बात नहीं है। और इसमें रिलायंस का हिस्सा है 1.7 फीसद, 1.7 बिलियन। तो ये सबसे जो मैं क्या कहूँ, इसके सब एक आश्चर्य। बट ये कभी कहाँ से आई चोरी का बात? आज नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब 12 साल 2009 के बात हो रही चोरी का आरोप है। 2009 और 2013 के बाद, 13 के समय आपने चोरी किया। विवाद शुरू हुआ उसी समय 2013-14 में, और उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। सुनिए क्या हुआ। एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, एक ट्राइब्यूनल बैठा था, उन्होंने रूल किया रिलायंस के फिर। करेक्ट, उन्होंने रूल्स के फिर सुनिए क्या, 2025 फरवरी में दिल्ली का हाई कोर्ट ये ट्राइब्यूनल का पास नहीं हुआ, मतलब रिलायंस के खिलाफ, और ट्राइब्यूनल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि जाओ अभी सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो ये अभी भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये विवाद है। पार्टीज कौन है? एक साइड है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी साइड में भारत सरकार है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय, और उसके साथ है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ये जो अंतरराष्ट्रीय जो ट्राइब्यूनल है इसकी रिपोर्ट। ये बहुत इतना मोटा रिपोर्ट है भैया, तुम नहीं समझोगे, इंजीनियर बनना पड़ेगा तुम्हें। जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ने जो रिलायंस को, ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, इसने जो क्लीन चिट अगर रिलायंस को दी तो क्या बेसिस पे दी थी? यही तो रिपोर्ट है, इतना लंबा रिपोर्ट है, इतना मोटा रिपोर्ट है। और ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्यों नहीं माना, क्यों माना नहीं। ये क्या सेल्फ इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो रिजेक्ट कर दो। ये मैं रिलायंस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट की बात करो, गवर्नमेंट की बात। अगर आप किसी चोर पकड़ जाता है तो चोर के खिलाफ, मैं किसी का नाम नहीं कर रहा हूँ, मानहानि किसी का नहीं हो रहा है, अगर आप किसी के खिलाफ कह रहे तुमने चोरी किया मेरा पैसा, उसका पहला रिएक्शन क्या होगा कि नहीं मैंने तो चोरी नहीं किया। फिर जाओ पुलिस के पास, जाओ FIR लॉन्च करो, कोर्ट जाओ, अदालत जाओ। और ये बड़ा विवाद है, ये एकदम सबसे उच्च न्यायालय इसका पता नहीं कब इसका ये जो विवाद का, when the Supreme Court will decide, I don't know, I cannot speak in behalf of the Supreme Court। मेरा तो एक और केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पेगासस, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर मेरा कहना है भारतवर्ष के सबसे बड़ा निजी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इट इज इंडिया बिगेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेट ग्रुप, और ये छोटा मोटा बात नहीं है। तो अभी सेम टाइम पे 2009 में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का भी बैठक चालू था कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था कि आपको काम करना पड़ेगा अनिल अंबानी। तो इसका कनेक्शन क्या है? केजी बेसिन कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन है। आप कहने चाहेंगे कि विवाद, वो तो बार बार मैं कह रहा हूँ, एक पूरा किताब मैंने लिखा, मैं बार बार यही तुम्हें कहता रहा हूँ। ये तुम्हारा जो दर्शक है
उनको पाठक बनाइए। एक 500 पन्ने का करेंगे। किताब, 500 पन्ने का किताब उसको बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत बारीकी से हमने, विस्तार से और बारीकी से हमने लिखा। हाँ कैसे, ये विवाद क्या है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है ये विवाद। तो उसी से शुरू हुआ, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये नीता और टीना जी के बीच झगड़ा नहीं है, नहीं ये भारतवर्ष का जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संपत्ति है, संपद है, ये तुम्हारा हमारा संपत्ति है। ऑब्वियसली। और जो आप जैसे जो स्टार्ट हुआ था कि 250 रुपए में जो रिलायंस $2.34, जैसे तभी 100-150 रुपए का भाव होगा, रिलायंस इसको देने वाला था अनिल अंबानी को गैस इस पे, वो ही चेंज करके गवर्नमेंट ने बोली कि नहीं अभी आप इसे 450-500 में खरीदो, $4 के हिसाब, $4-4.5 एकदम चुनाव तक ये चला, चुनाव के बाद भी, ठीक चुनाव शुरू हो रहे, हाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तब तक विषा। और जो भारत सरकार, उस समय मनमोहन सिंह का सरकार, दे कुड नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ गैस। ये सब है कहानी, पूरा लंबा चौड़ा कहानी है। फिर मोदी जी का सरकार आया मई 2014 में। ने ये ना क्यों कहा कि नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि वो उधर से अनिल अंबानी का मेन डाउनफॉल वहां से स्टार्ट हुआ। ये आप सोचे, एक तरह से हम शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। हमें इन्वेस्टमेंट था, और जो मेन देखो गैस जनरेशन का बिजनेस दिया था मुकेश अंबानी, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का बिजनेस दिया था अनिल अंबानी। अब जो सोर्स that is your interpretation, that is the way you are looking at it. तो ये आप मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, तो आज अनिल जी का ये स्थिति क्यों हुआ? तो उसका क्या कोई कैश जनरेशन था? He was heading on the financial sector, all the financial. What happened? Why did Reliance Power not do well? तो रिलायंस पावर पे जो उसने एलिगेशन लगाया कि मुकेश अंबानी के 7 फर्म्स मॉरिशस से जैसे ही उनका आईपीओ आया वो बेचने लग गए। वो कौन आरोप लगाया? अनिल अंबानी ने लगाया। नहीं, अनिल अंबानी के खिलाफ ये आरोप लगा कि आप अपना आईपीओ को सफल करने के लिए ये सब आपने किया। तो उसका प्राइस क्यों गिराएगा? वो आईपीओ आया उसका और नेक्स्ट दिन 20% क्रैश हुआ था उसका प्राइस रिलायंस पावर का। क्यों? अनिल अंबानी ने कहा था कि मुकेश अंबानी, ये तो युक्तिगत नहीं है। इट इज नॉट लॉजिकल। इट इज योर आईपीओ, व्हाई वुड यू वांट द प्राइसेस टू कम डाउन? अनिल ने कहा मुकेश ने अटैक किया है। हाँ, यही आप कहानी, आपके पास सबूत है? नहीं, एलिज किया है अनिल अंबानी। एलिगेशन बहुत से, जैसे आपने एक आरोप किया कि नीरू भाई अंबानी ने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। सर, ये सारे षड्यंत्र का सबूत किसी के पास नहीं है, और शायद किसी कोई कभी नहीं मिलेगा कि सचमुच ये जो कंपनी जो रिलायंस पावर का जो आईपीओ को सफल होने नहीं दिया, इसके पीछे बड़ा भाई है। सो 2009 में सेम जब ओएनजीसी का ये स्कैम चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को जो जजमेंट था कि नहीं मुकेश अंबानी हैज टू ऑनर देयर एग्रीमेंट, $2.34 का जो उनको था कि ये आपको देना पड़ेगा अनिल अंबानी को, एंड देन दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड। सो मेरा कहना ये है कि क्या गवर्नमेंट ने यूज किया अपनी पावर को मुकेश अंबानी को फायदा कराने के? I think the UPA government tried, but because elections took place 2014 में, जिस समय ये सब विवाद कर रहे थे, ये पूरा कहानी किताब में किस तरह से मनमोहन सिंह कास्टिंग वोट किया, कुछ लोग उनके विरोध किया, कुछ सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, ये सारी कहानी लिखा है। एक तरह से कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है, हमारा सोर्स था, आपका सोर्स था। हाँ, उन्होंने बताया ब्लो बाय ब्लो, मिनट बाय मिनट, ये कहा इन्होंने, ये कहा इन्होंने, ये कहा इन्होंने, ये क्यों अपोज किया, ये क्यों सपोर्ट किया। पूरा डिवीजन हो गया था। जयपाल रेड्डी, माधव राव सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी माधव राव सिंधिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया,
सब बड़े बड़े हस्ती थे यूपीए सरकार में। हम्म, तो ये सब पूरा कहानी है। हम्म, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो किताब में लिखा हुआ है हम्म, सचमुच मैं समझता हूँ एक फिल्मी सिचुएशन था। अब इमेजिन कीजिएगा कि लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, 3 फेवर 3 तीन अपोज। प्रधानमंत्री को सिद्धांत लेना पड़ रहा है, कास्टिंग वोट उनका है। हाँ, उन्होंने फेवर किया रिलायंस को। रिलायंस को फेवर किया। हाँ, मगर चुनाव का घोषणा आ गया और उन समय का जो निर्वाचन आयोग थे बोला अभी कोई नया सिद्धांत भी हो, क्योंकि हमारे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। एक तरह से हमारा हम किताब लिख रहे थे और कहानी बदलते रहते, स्टॉप प्रेस करना पड़ा हमें। बाद में तो कहानी और कुछ हो, हाँ, मगर पूरा जो एक और कहानी है। मोदी जी अपना गुजरात का एक कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भी मदद करने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं हुई, वो भी कंपनी डूब। तो एक तरह से ये जो तेल है, प्राकृतिक गैस है, वही कहानी में बार बार ये किसका है? ये है इंडिया का, लेकिन इसको कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। That's right, politicians with the help of businessmen. वही बोल रहा हूँ, अगर ये पॉकेट्स में है बिजनेसमैन के, तो देखा जाए तो बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं। सर आज का प्रॉब्लम यही से शुरू होता है। अब क्रोनी पूंजीवाद का माने मतलब क्या है? ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है। आपका जो प्लेइंग फील्ड है ना वो लेवल नहीं है। ये पूंजीवाद आपका दोस्तों के लिए, भाई भतीजा के लिए है। सचमुच आपका कंपटीशन नहीं है, प्रतिद्वंदिता है नहीं। यही आज भारतवर्ष का जो अर्थव्यवस्था का कमियां यही है। आज क्या हुआ, गौतम अडानी जी का कहानी यही है कि एक कॉर्पोरेट घराना को ज्यादा फायदा मिल गया, बाकी लोग को नहीं मिल रहा है। अडानी जी के बारे में मैं 2-4 बात करूं। मैं अभी जैसे वही पूछना चाह रहा था, ये देखिए, अभी कौन से ईयर से ये चालू हुई जब आपने ये बोलना चाहा, और इसका पेगासस से कोई लिंक है जो ये पेगासस के साथ कोई लिंक नहीं है। एक कोर्ट मेरा मुंह बंद कर दिया था, अब वो अदालत ने बोला, हाँ वो दिल्ली का रोहिणी कोर्ट, अब वो हट गया, गैग ऑर्डर हमारे खिलाफ। ये लंबा कहानी है। 25 साल पहले लोग गौतम अडानी जी कौन है लोगों को मालूम नहीं था। आप कहानी सुनने चाहते हैं? वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, वो झवेरी बाजार में हीरा का धंधा कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। उसका परिवार का एक छोटा सा फैक्ट्री था, प्लास्टिक फिल्म्स, वो क्लिंग फिल्म्स है ना, वो खाने के ऊपर लगाते थे, वो प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। एक समय उनका संपर्क धीरू भाई अंबानी जी के साथ था। ये एक लंबा किताब आएगा एक और इस विषय के ऊपर। अभी हमें शुरू भी नहीं किया यह किताब। सुनो कहानी क्या है। एक व्यक्ति ने हमें खुद बोला कि मेरे सामने हुआ कि गौतम अडानी जी आके धीरू भाई अंबानी जी का पैर छुआ। कौन सा साल प्रणब मुखर्जी जी हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय, हमारे वाणिज्य मंत्री थे। 2 जहाज को कस्टम्स वालों ने पकड़ गया था। बोला आपने ठीक तरह से नहीं, वो कस्टम्स में प्लास्टिक वेस्ट था जो अडानी जी के लिए था। तो अडानी जी बोला धीरू भाई को, मैं आपसे, जो व्यक्ति सामने थे उनके, वो हमें ये कहानी बताया कि मैं माफी मांगू, ये प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, इस आपका ये कारोबार है, आपका मोनोपोली है, इसमें मैं नहीं आऊंगा। ने फंसाया था कि जज गौतम अडानी जी, ऐसा सोच था उनका। बोला आपका एरिया में मैं कभी नहीं आऊंगा, आई विल नॉट एनक्रोच ऑन योर टर्फ। आज कहानी बदल गया। आज अडानी जी कोयला के साथ प्लास्टिक बनाने का एक बड़ा कारखाना मुंद्रा गुजरात में बनाने चाहते हैं, जा रहे, बनाएंगे शायद। और वो रिलायंस, वो जो मुंद्रा में जो प्लास्टिक्स का जो कंपनी आएगा वो तो रिलायंस से compete करेगा। तो जो एक तरह से अलग अलग एरिया, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड किया था, वो अभी कहानी नहीं है। 25 साल पहले तो मैंने कहा ना,
कौन गौतम अडानी का नाम सुना? किसी ने नहीं सुना। आज मुंद्रा भारतवर्ष के निजी समुद्र के बंदर में नंबर 1 है। सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। और भारतवर्ष का वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में 12 बंदर का नियंत्रण वो कर रहे हैं। एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट का कहानी एक लंबा कहानी है। किस तरह अनिल अंबानी से हुआ था ना मुंबई एयरपोर्ट की कहानी? नहीं, जीवीके ग्रुप, बट उसको अनिल अंबानी ने, अंबानी बिड किया था दोनों, दिल्ली बॉम्बे का, उन्होंने जीता नहीं। और कहते काफी लोग सर, ये भी मुकेश अंबानी ने वो बिड हराया उसको। ये लोग को कुछ भी कहने दीजिए, लंबा कहानी है। मगर ये फैक्ट है कि रिलायंस से बिड किया था, छोटा भाई ने बिड अनिल किया अंबानी ने था बिड और वो जीता नहीं। वो जीता नहीं। और मैंने एक सीरीज बनाया और था। कहा था ज्यादा बिड किया था JVK। आप जो, अगर आप दर्शक इस विषय के ऊपर बारीकी से जानकारी चाहते हैं, rediff.com में मैंने और मेरा साथ मेरा एक स्टूडेंट था, वो उस समय हम बहुत सारे हिस्से में गया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में केस स्टडी भी बना, किस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, आप एक विषय से दूसरे विषय जा रहे हैं। आज देखिए, कोयला से बिजली उत्पादन, कोयला खनन, विदेश से कोयला आयात, सोलर एनर्जी, सूर्य का ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, शहर में गैस का वितरण, और सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट, धारावी का रीडेवलपमेंट, सब कुछ अडानी जी कर रहे हैं, अडानी जी का घराना कर रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ। जो इजराइल में ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन है, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो हथियार बन रहे हैं, अडानी जी कंपनी ये सब असेंबल कर रहे हैं। आप सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, अडानी जी इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एप्पल्स। वो विदेश से आयात करते हैं, हिमाचल से, कश्मीर से वो वितरण करते हैं। बिजनेस में और उसका टोन थोड़ा सा फर्क किया ना, आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है क्या? ज्यादा तला हुआ चीज खा रहे, पकौड़ा खा रहे, समोसा खा रहे आप? क्यों? फॉर्चून ब्रांड तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसका मालिक कौन है? अडानी जी। तो सागर मंत्री, मैं पत्रकार होके रिपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? जो अडानी जी का जो कारोबार है, हर भारतीय नागरिक का जीवन का एक हिस्सा। और ये जो लिस्ट मैंने बताया, ये लिस्ट तो पूरा नहीं है, इससे भी लंबा लिस्ट है। तो जैसे सारे बिजनेसमैन, रिलायंस भी हर एक एरिया में, मेरा कहना है, देखिए टाटा, बिरला, रिलायंस के बाद फर्क क्या? एक तरह से जिस रफ्तार से अडानी जी का रफ्तार, जो व्यक्ति को 25 साल पहले किसी को मालूम ही नहीं था, को विश्व का सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति में एक कैसे बना? रफ्तार गलत है, क्या गलत है? जैसे मैंने गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मैंने फैक्ट बोल रहा हूँ कि 25 साल पहले किसी ने उनको मालूम नहीं था अडानी जी कौन है, गौतम अडानी कौन है, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, ये बोला मैंने। 25 साल पहले ही हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट मैन। आपने हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में जिक्र किया ना, 30,000 शब्द का लेख आया था। कब? जनवरी 2024 में, चुनाव का पहले। उसमें एक भारतीय पत्रकार का नाम आता है, वो मेरा नाम। ये 30,000 शब्द लेख में एंड में 88 सवाल किया था हिंडनबर्ग ने अडानी जी को, 88 क्वेश्चन। 84 नंबर सवाल में मेरा नाम, कि आप ये एक पत्रकार के क्रिटिकल जर्नलिस्ट को आप गिरफ्तार करने का कोशिश किया था, तो डिफॉर्मेशन केस में। तो अडानी जी ने जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब अदालत का काम है, इट इज अ फैक्ट। मैं मुंबई में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक था। उस समय एक लेख भी आया था मेरा नाम में, वो अडानी कंपनी के ऊपर, अडानी पावर के ऊपर। फिर 15 महीना मैंने पोस्ट में था, मैंने फिर उसके बाद रिजाइन किया। सुनिए, हमारे खिलाफ जनवरी 2021 में नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था इन्होंने, 2021। हाँ, बिना जमानत। हाँ, तो फिर गुजरात हाईकोर्ट इसका स्टे कर दिया।
आप समझते हैं हमारा परिवार के ऊपर किस तरह से मेंटल टेंशन हुआ, साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ। सो दिस इज इट। मैंने बोला ना आपको, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ। 7 केसेस ऑफ डिफेमेशन आर पेंडिंग अगेंस्ट मी। मगर मेरा कहना और कुछ है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। भारतवर्ष में संविधान में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो ठीक है, आप केस कीजिए, एक के बाद केस कीजिए। हाँ, मैं मुंद्रा में आज हमें 3 बार जाना है। मेरा बेटा के साथ मैंने किया था लास्ट 2021 में। ये जो नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जनवरी 2021 में इशू किया था। जो कोविड का जो 2 लहर था, दोनों के बीच में आया था। क्या आरोप था मेरा? कि मैं अदालत में नहीं आ रहा। मैंने बोला ये नोटिस हमारे पास पहुंचा नहीं, ये पीटीआई के पास पहला पहुंचा, उसके बाद हमारा वकील साहब के पहुंचे। मैंने बोला आप मेरे को आरोपी बनाया, मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। फिर ये जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, ये गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे किया और मैंने पहुंचा। मैंने एक बार नहीं 2 बार गया, फरवरी 2021 में, मार्च 2021 में। आज हम कहाँ पे हैं? हम सितंबर 2025। 4.5 साल हो गया। वो केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं आगे बढ़ा है? ये सवाल आप अडानी जी से कीजिए। मैं अकेला नहीं। ये अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं क्या वो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप कह नहीं, आप से कुछ कुछ नहीं। पूछ रहा हूँ। देखिए, न्यूज क्लिक का केस में मैं न्यूज क्लिक का सलाहकार था। आज वो हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे कि आप चीन का पैसा ले रहे हैं। न्यूज क्लिक के खिलाफ, न्यूज क्लिक का जो एडिटर है प्रवीण प्रकाश, तो उनके खिलाफ UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वो बोल रहे आप आतंकवादी को मदद किया। वो कह रहे हैं कि आप वो सरकार, भारत सरकार ने कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार आरोप लगा है। ईडी, जिस दिन मैं मुंद्रा में कोर्ट के सामने हाजिर था, उसी दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने न्यूज क्लिक का दफ्तर पहुंच गए थे, छापा लगाया। ये भी एक लंबा कहानी है। हर कहानी लंबा है, इतना आसान नहीं है। हाँ सुनिए, वो 2G का कहानी मैं आपको बताऊंगा, मगर मेरा इसी को पूछ रहा हूँ। जैसे एक मिनट, क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन है? मैं न्यूज क्लिक का सलाहकार हूँ। आई एम ए कंसल्टेंट। मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। तो अगर आपके खिलाफ आरोप है कि आप चीन से पैसा लिया न्यूज क्लिक के खिलाफ, तो वो कह रहा कि मैंने भी चीन से पैसा क्योंकि हमारा कंसल्टेंसी फी आया कब? मई 2018 से हर इनवॉइस सरकार के पास है। आज ने मैं 3 बार ईडी का दफ्तर पहुंचा और हमें बुलाया गया। हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। 10 साल का बैंक का स्टेटमेंट है उनके पास, मेरा बीबी का बैंक का खाता उनके पास है, सब कुछ है उनके पास। क्या आरोप है मेरे खिलाफ? आज क्या क्या चीज के लिए बुलाया था उन्होंने? ये न्यूज क्लिक का केस में, न्यूज क्लिक के केस में। और हमारे खिलाफ जो दिल्ली में, दिल्ली रेवेन्यू कोर्ट में जो सूट लगा, क्या है? अब देशद्रोही है। आप अडानी के खिलाफ लिखा है, मगर आप भारतवर्ष के खिलाफ। ऐसा आपने क्या लिखा है अडानी के खिलाफ? यही मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्या लिखा है जो मेरे को देशद्रोही इन्होंने बना दिया? अब बताइए ना क्या लिखा है? कुछ मैं सच लिखा, मैं सत्य लिखा। पॉइंट कौन सा सच है? बहुत सारे, पर एक लिखा मैंने, सैकड़ों लेख लिखा है। वो बोला तुम कैंपेन चला रहे हो। मैंने बोला आपके खिलाफ नहीं, अंबानी बोल रहे हैं आपके खिलाफ कैंपेन, तो बोलिए ना। मैं सुब्रत रॉय सहारा भी हमारे खिलाफ एक मानहानि वकील का चिट्ठी दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक, वो भी हमारे खिलाफ एक मानहानि का केस लगाया। क्या बात? मैंने भावेश अग्रवाल ओला के ऊपर एक किताब लिखा, आप वो पढ़िए ना। आपको दर्शक को बोलिए किस तरह से मैंने उस किताब में लिखा, किस तरह से भावेश अग्रवाल ओला ग्रुप को आगे बढ़ा, इनक्रेडिबल राइज। और मैं कह रहा कि वो अभी गिरने वाले हैं। मैंने लिखित रूप में दिया। वो हमें तो मानहानि का केस नहीं किया। CG ग्रुप, 1 मिनट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ग्रुप, थापर फैमिली का, उनके बारे में हमने लिखा। हाँ, कॉक्स एंड किंग्स, पीटर केरकर और उनका फैमिली, वो सब हमने लिखा। सर, आई एम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, खोजी पत्रकार। मैं 48 साल
अलग अलग कॉर्पोरेट ग्रुप के बारे में अलग अलग लेख लिखा। मैं फैक्ट बेस्ड हूँ। मैं आपके पास आपके खिलाफ, जैसे अडानी जी, जैसे अंबानी जी, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, मैं उनको भी सवाल किया और बोला आप जवाब दीजिए। अगर वो जवाब नहीं देने चाहते तो मत दीजिए। मेरा काम है सवाल करना, जवाब अगर आप नहीं देने चाहते। कि आज वो हमारे साथ नहीं, हर्षद मेहता जी हमारे स्टूडियो, जैज स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, एक बार आए थे हमारे पास। एक घंटा से ज्यादा समय बिताया आपके साथ। इंटरव्यू नहीं हुआ। क्यों? हर्षद मेहता जी ने कहा ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। कौन से सवाल थे? उस समय बहुत सारे केस चल रहे थे, एक दो स्कैम हो। मैं उनसे सवाल करता था, ये 1 2 3 4 आरोप आपके खिलाफ है। बोला ये सवाल आप नहीं करेंगे तो बोला तब इंटरव्यू नहीं होगा। ये सवाल का जवाब आप मत दीजिए, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, जैसे मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल करना। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, अगर मैं आपसे एक गलत तरीका से एक खराब सवाल करता हूं, when did you stop beating your girlfriend? It's the dirtiest below the belt question I can ask you. You did not answer my question. मेरा कहना देखिए, एक पत्रकार का काम है सवाल करना, कठिन सवाल करना। मैं जो कहना चाहता हूँ, यही मेरा वकील साहब ने जज से बार बार कहा, आप मानहानि कह रहे हैं, आप बताइए कहाँ, कौन सा लाइन में मैंने मानहानि का वो पढ़ के सुना मेरे एक लेख से। मैंने बोला श्री गौतम अडानी इज क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जज बोला क्या पूछे, एक झूठ मैंने गलत बात कोट कर, मैं कुछ ये मानहानि किया? अगर मोदी जी अडानी जी का हवाई जहाज में पूरा 2014-2013 से चुनाव प्रचार किया, तस्वीर है, तो ये मानहानि है। एक बोला कि मोदी जी उनको देश विदेश जाके उनको मदद किया। मैंने बोला ये फैक्ट है। हर स्टेटमेंट को मैं अपने क्लेम हम आपको सबूत मिल सकता है, सॉलिड एविडेंस। क्या हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जब छोड़ना पड़ा, उसका कारण क्या था? वो लेख में हमने क्या लिखा था कि जिस तरह से नियम बदला, जिस तरह से कानून बदला, वो अडानी जी को फायदा मिला। मैंने ये भी क्या लिखा कि आपने सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी का रिफंड मांग रहे हैं, भारत सरकार चेक किया कि आपने ड्यूटी पहले दिया, आप आयकर विभाग से रिफंड के पहले आपको पूरा पैसा आयकर विभाग को देना पड़ेगा, उसके बाद आप रिफंड लीजिए। यही सब हमने लिखा। एक और दिन आपको मैं बताऊंगा कि मेरे को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली क्यों छोड़ना पड़ा। अडानी जी का कहानी इसमें है, बट वेट, वहां पे कहानी खत्म नहीं होता है। आपने जो सवाल किया, मैं सोचता हूं मैं मानहानि नहीं किया उनकी। एक मिनट, उन्होंने मेरा मानहानि किया, डैमेज आपको हुआ, उन्होंने हमें हैरान किया। हमें राजस्थान में एक ग्राम का अदालत में प्रवीरपुर केस, रघुनंदन जी, आबिर दासगुप्ता में एक बार नहीं 5 बार किया। वो ग्राम कहाँ पे है? अटरू करके एक जगह है, 10 किलोमीटर दूर। अडानी पावर का एक कारखाना है राजस्थान में, बनास जिला में। ये कहाँ पे है? ये कोटा से 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से कोटा 550 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर 650 हो गया। अरे भाई, हाफ वे बिटवीन बॉम्बे एंड दिल्ली, दिल्ली और बॉम्बे के बीच जो दुराई है ये 1400 किलोमीटर है। तो एक मानी 5 बार, आज भी वो केस चल रहा है। जो दिल्ली का अदालत में मैंने बार बार कह रहा कि आप बताइए मैं मानहानि कैसा किया, मैं जो लिखा ये फैक्ट है। वो बोल रहे आप दिखा रहे हैं कि भारत सरकार अडानी जी को मदद किया, नियम बदला, रूल बदला। बोला हाँ मैं बता रहा, और मेरे पास सबूत है। आप कैसे कह सकते हैं? मतलब हमारे पास उनकी कोर्ट ने बोला या जज ने आपको बोला? ये हमारा वकील साहब ने जज को बताया। नहीं, जज आपको ये किसने बोला कि आप अडानी का वकील, अडानी का वकील है ऐसा आरोप लगाया कि मैं मानहानि कर रहा हूँ। तो वो जब मेरा वकील जज से पूछा जी आप बताइए कौन सा लाइन, आप जैसे कह रहे हैं मैंने क्या लिखा, ऐसा क्या लिखा है जो हाँ, आपको गलत? वही तो मुझे मालूम नहीं। हिडन वर्क में आपने कौन से क्वेश्चन को हाईलाइट किया
वो उसकी रिपोर्ट में आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट करेंगे 30,000 शब्द में बहुत सारे रेफरेंस हैं। मैं अकेला नहीं, हमारे साथ जो वी आर द डिफेंडेंट्स, हम लोग 5 हैं। रवि नायक, आबिर दासगुप्ता, आयस्कांत दास, आयुष जोशी, हम 5 मिलके हम स्वाधीन पत्रकार है। हम 5 हमारे खिलाफ आपने केस किया, ठीक है। हमने एक नहीं बहुत सारे लेख लिखा अडानी घराने के ऊपर, ठीक है। आप कह रहे हैं हमने मानहानि किया आपका, आप बताइए कैसा किया मैंने। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम जो लिखा है हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक मंच में है, ये हिंडनबर्ग ने इस्तेमाल किया, हम क्या कर सकते हैं। अगर 30,000 शब्द लेख में 10,000 15,000 शब्द, ये सारे मैं रवि नायर, अभित दासगुप्ता, आयस्कांत दास, आयुष जोशी, हम लोग एक साथ लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसे आप भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। जब जज साहब हमारे खिलाफ जो गैग ऑर्डर, जो जज साहब आज ये सुनवाई कर रहे हैं, हमारा बोला ये निकाल दो ये, तो मैंने बोला हमारे वेबसाइट में और हम दूसरी वेबसाइट का लिंक है, फ्रंट लाइन ने निकाल दिया, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने निकाल दिया, यूट्यूब ने जानबूझ के न्यू दिल्ली पोस्ट का वीडियो निकाल दिया। मगर ऑस्ट्रेलिया का जो फाउंडेशन है, बॉब ब्राउन फाउंडेशन है, और भी है, सिंगापुर का जो है, जो वेब होस्टिंग सर्विसेज थे, वो ये अदालत के बात माना नहीं। तो फिर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इतने लोग को ईमेल भेजा, बोला आप टेक डाउन कीजिए, इसमें कौन है। आज वो अदालत में चले गए, रवीश कुमार चले गए वही अदालत में, न्यूज लॉन्ड्री चला गया वही अदालत में। और किसका नाम है, ध्रुव राठी का नाम है, आकाश बैनर्जी देशभक्त, अजीत अंजुम का नाम है, दीपक शर्मा का नाम है, HW न्यूज का नाम है, द वायर का नाम है, मेरा नाम है, अब सबका नाम है। तो आप क्या करना चाहते हैं कि हम सब एक मिनट, गैग ऑर्डर क्या बेसिस पे लगाया था ऑर्डर, ये आप जज से पूछिए। मैं समझता हूँ एकदम लगाना नहीं चाहिए था, और यही जज आज ये केस सुन रहे, और मैं स्वाधीन हूँ। मेरे को जो गैग लगाया था ना, इसीलिए आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप ये प्रकाश कीजिए जल्दी। मैं मानता हूं जब अडानी जी मेरे को बोलता है कि मैं झूठ, मानहानि, झूठा सूचना दिया, डिफेमेटरी सूचना दिया, मैं कह रहा हूं आप हमें मानहानि कर रहे हैं। यू कॉल मी अ परपेटेड जर्नलिस्ट। आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर मोर देन 48 years। भारत सरकार का जो एक पहचान पत्र होता है, कार्ड होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, it is the government of India. I have been renewing this card which I hold for the last more than 35 years. देखिए क्लोजअप कर लीजिए, क्लोजअप लीजिए, आप क्लोजअप लीजिए, फोकस कीजिए, क्लोजअप लीजिए, वीडियो पे डलवा सकता हूं, लगा दीजिए ना। 35 years, you call me a purported journalist? Yeah, you don't like my views, that's a separate matter. You don't agree with my views, that's a... You call me anti-national? क्या Adani equals India? I write about Adani means if I write something which is critical about Adani, इसका मतलब क्या है कि मैं भारतवर्ष के खिलाफ हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, और इसके खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ, भारतवर्ष का संविधान में क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ विल ट्रायम्फ। बहुत लंबा कहानी हो गया सागर मंत्री जी। अभी एक जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पेगासस का सॉफ्टवेयर अटैक आप पे किसने कराया था? मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ सूचना तुम्हें दे रहा हूँ। उस टाइम आप किसी के अगेंस्ट में थे या कोई आपके अगेंस्ट में था? आपको ऐसा एलिगेशन, मतलब एलिगेशन सुनिए, ये विषय के ऊपर 1 घंटा लेक्चर मैं तुमको दे सकता हूँ, आज मैं नहीं दूंगा, आज नहीं देंगे क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि संक्षिप्त में सुन लो, पेगासस एक इजरायली संस्था है, NSO ग्रुप,
इन्होंने बनाया। ये विश्व का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है। आपका फोन के अंदर जब चला जाता है आपको मालूम नहीं ये पड़ता। आईफोन में भी जा सकता है। आईफोन में भी जा सकते हैं। व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ केस जीता है। 126 मिलियन डॉलर इसका डैमेजेस है, कैलिफोर्निया का कोर्ट दिया। एनएसओ ग्रुप कहते हैं कि मैं सब सरकार की अनुमति लेके कर रहा हूँ। ये फॉर लॉ एनफोर्समेंट। कहीं कोई नशीली वस्तु का स्मगलिंग कर रहा है, कहीं कोई ड्रोन आपका देश के अंदर चला गया, Defense में करते कहीं हैं use। एक बिल्डिंग गिर गया, उसके नीचे कोई आदमी कोई लोग अटैक है, उसका नंबर हमें मिल जाएगा। पीडोफाइल्स, ये मगर सर्विलेंस है आप। सर हमारे आज सर्विलेंस के युग में हूँ। भारत सरकार निगरानी करते हैं, मैं समझता हूँ, मेरा आरोप ये है। तो क्या हुआ सुनिए, कहानी ये है कि 2021 में एक फ्रांस के एक संस्था है, उसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। उनके पास लगभग 50,000 नंबर आए। नंबर देख के आपको मालूम पड़ेगा कौन सा देश का है और किसका नंबर है, आपको मालूम। वो 17 मीडिया संस्था के साथ एक समझौता है भारतवर्ष में। वायर, अलग अलग देश में अलग अलग मीडिया ग्रुप्स, बहुत लोग का नंबर है। वो बहुत सारे नंबर में मेरा नंबर एक था। आप पूरा लिस्ट देखिए कितने लोग का नंबर है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान का, उनके एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अश्विनी वैष्णव जो भारत सरकार का मंत्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनका नंबर, उनका बीबी का नंबर। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उनके एसोसिएट का। मुकुल रोहतगी जो भारतवर्ष का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, उसके एक जूनियर का। कितने लोगों का नाम था, इसमें बहुत सारे पत्रकार का नाम है, मेरा नाम भी है। तो सुनो, कहानी ये है, ये फॉरबिडन स्टोरीज फ्रांस का एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इन्होंने हमारे फोन एक बार नहीं बहुत बार जांच किया विदेश में, एक कनाडा में। बाहर जाके आपको फोन एनालाइज हुआ? नहीं, बाहर नहीं, यहाँ से डेटा उन्होंने क्लाउड में डाल के उन्होंने एनालाइज किया। टोरंटो में एक संस्था है सिटीजन लैब, उन्होंने किया। ये जुलाई 2021 में सारे जांच का रिपोर्ट आ गया, पूरा मीडिया में आया। हाँ। अक्टूबर 2021 में उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एक समिति गठन की। वो एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आरवी रविंद्रन जी का नेतृत्व में। सरकार उनको मदद नहीं किया, सरकार मदद नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी जब उनसे सवाल किया कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना बोलिए, कि भारत सरकार का कोई संस्था ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा कि नहीं, और तुषार मेहता जी इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। बोला इस जवाब अगर आपको दूंगा तो भारतवर्ष के खिलाफ जो आतंकवादी है उनको मदद मिलेगा। इस तरह से बात हुई। ये केस जिस दिन जस्टिस रमन्ना रिटायर करने वाले, सेवानिवृत्त करने वाले थे, उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट सबके कोर्ट में दिखाया। बोला कि इसका जो ऑब्जर्वेशन है, 3री भाग है, ये आप पब्लिक कीजिए। मगर फिर बाद में उसको रीसील किया, सील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक नहीं आया। कब बात हो रहा है? अगस्त 2022। उसके बाद 2 साल हो गया। फिर जस्टिस सूर्यकांत और उसका बेंच ने सुनवाई किया। तुषार मेहता बोला कि ये निजता का जो अधिकार ये आतंकवादी का नहीं है। तो ये केस अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील है। मेरा सीनियर है दिनेश द्विवेदी जी, इसमें कपिल सिब्बल है, इसमें दत्तार साहब है, अरविंद दत्तार है। आप इसमें बड़े, सॉरी, अरविंद दत्तार जी नहीं है, ये श्याम दीवान जी।
ऐसे बड़े बड़े But वकील why were you the target? आपको क्यों टारगेट बनाया? मैं तो बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं अकेला टारगेट नहीं आप हूँ। अकेले नहीं हो। 50 लोग को हाँ, टारगेट किया, उसमें but- मैं एक आदमी हूँ। But इसमें पत्रकार भी है, इसमें पॉलिटिशियंस भी है, इसमें सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, इसमें जजेस है, इसमें फॉर्मर इलेक्शन कमीशन भी है। मैं अकेला, क्योंकि ये सरकार इतनी इनसिक्योर है, वो निगरानी करनी चाहते हैं, अपने लोगों को भी निगरानी करते हैं उनका खिलाफ। जब प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिलने के लिए जा रहे थे, उसका फोन भी टैप किया था पेगासस पे। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा जब पेगासस आपका फोन के अंदर घुसा देंगे। आप ऑफ कर दीजिए, एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, फिर आपके अंदर जा सकते हैं। और व्हाट ये क्या है, वकील साहब बोल रहे हैं अभी कुछ नया एप्लीकेशन वो किया, आप ऐड कीजिए कि अभी जो अदालत ने अमेरिका में कहा पेगासस के जो मैन्युफैक्चरर है एनएसए ग्रुप के खिलाफ, उनको केस हार गया है अमेरिका में। हमारे देश में तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अभी देखा जाएगा सूर्यकांत जी कब सुनेंगे इसका। उन्हीं के वो सूर्यकांत जी हमारे देश का चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, ये केस सुनेंगे कि नहीं। माय डियर फ्रेंड, यू आर लाइक माय सन सागर मंत्री, दिस इज सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, दिस इज सर्वेलेंस राज। ये भारत सरकार समझते हैं हमारे पास इतना क्षमता है, हम किसी के फोन के अंदर जाके सुनेंगे, तुम्हारे फोन मेरा फोन। ये जो इतना क्षमता एक दो व्यक्ति या एक सरकार के पास, मेरा राय होना नहीं चाहिए। ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है, ये फांसीवाद है, ये मेरा राय। ये बाकी लोग माने कि नहीं अलग बात है, तो हम लड़ेंगे, हम जितने दिन जिएंगे हम लड़ेंगे। अगर अडानी जी मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम लड़ेंगे। अगर और कोई हमारे खिलाफ ऐसे झूठा आरोप लगाएंगे, हम लड़ेंगे। तो मैं आपको आज धन्यवाद। अगला बार 2G के बारे में हम बात करेंगे। वापस हम करेंगे। सुनिए, आपका दर्शक को बोलिए, हमारे वेबसाइट है ना परंजॉय ऑनलाइन, एक मिनट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे वीडियो है। महाराष्ट्र में वोट चोरी है, उसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द ग्रेट इंडियन टेलीकॉम रॉबरी। 2G के समय भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े प्रवक्ता थे हमें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये 2G का केस चल रहे थे उस समय, एंटी मनमोहन सिंह का सरकार। आज मैं कांग्रेसी बन गया। क्या बात। मैं समझता हूँ दोनों साइड हमें जितना मर्जी गाली दीजिए, आपका जवाब है सही सवाल। मैं अगर स्वाधीन हूँ तो मैं बस इतना ही चाह रहा हूँ। मेरा मालिक, मैं दो महिला को बहुत डरता हूँ, मेरा बीबी और मेरा बेटी। हर रोज हमें डांटते हैं और किसी से मैं डरता नहीं। मैं अमित शाह से भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी से नहीं, मुकेश अंबानी जी से भी नहीं, गौतम अडानी जी। मैं जब तक मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूँ, लोकतंत्र के लिए एक स्वाधीन पत्रकार का काम है कि सवाल पूछिए, नहीं तो ये जो हर नागरिक का जो एक मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका राय, आपका अभिव्यक्ति का जो स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, ये मैं समझता हूँ अगर जिस दिन चला जाएगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सही बात। तो सागर मंत्री जी, एक बार और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, आप हमारे शो पे आए, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना सब बताया। डेफिनेटली मैं सारे व्यूअर्स को अर्ज करूंगा कि आपकी काफी सारी स्टोरीज आपने ये बुक में अपनी डाली है, तो डेफिनेटली आपकी बुक्स का कलेक्शन चेकआउट करें, आपकी वेबसाइट पे जाके सारी लिंक्स में नीचे दे रहा हूँ। एंड यस, वी विल ट्राई टू सपोर्ट योर कॉज। थैंक यू सो मच।